कृषि शिक्षा की जानकारी के लिए साई एग्री एक्सपर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार चौहान आज आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एनिमल डिजीज़। और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन तक यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, एनिमल डिजीज़ को बहुत अच्छे से करना है। और ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो अपन देखते हैं कि कितने अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं अपन। और मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाए और सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में, या फिर बोल सकते हो सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अपन आगे देखते हैं कि एनिमल डिजीज़ क्या होती है, पशु रोग किसे कहते हैं। तो अपन को तो थ्योरेटिकल एग्जाम देना है नहीं, बस अपने को समझने के लिए यहाँ पे डेफिनेशन देख लेना है। जब किसी पशु की नाड़ी गति, श्वसन दर या फिर उसकी शारीरिक गतिविधियाँ, ठीक है, क्या होती है, रुकावट आती है या फिर उसमें बाधा आती है, जैसे जुगाली करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो उसमें जो रुकावट उत्पन्न होती है तब उस अवस्था को अपन मान लेते हैं कि एनिमल को या फिर किसी भी पशु को क्या है, रोग लग गया है, या फिर किसी न किसी तरीके से उसको अपना बोल सकते हो शारीरिक बदलाव जो आ रही है उसके कारण उसको क्या हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा डेफिनेशन है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद अपन देखते हैं बीमार पशु के सामान्य लक्षण, क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अपने अंदर खुद को झांक के देखिए कि जब आप खुद तबीयत खराब जब आपका खुद का होता है तो आप कैसे फील करते हैं और क्या क्या चीज़ें आपके साथ होता है। तो वो चीज़ें ही सेम एज इट इज़ एनिमल के साथ भी होता है, कुछ पॉइंट्स को छोड़ के। जैसे कि पशु शरीर का सामान्य ताप बढ़ जाता है, ठीक है, उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। हमारा भी जब तबीयत खराब होता है तो क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो कितना हो जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है एनिमल का, अगर काऊ की बात करूँ तो 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, ठीक है, या फिर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। तो वो पॉइंट आपको याद रखना है। उससे क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, जो उसका टेम्परेचर वो इंक्रीज़ हो जाता है। लगभग कितना चले जाता है, तो आपको याद रखना है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास चले जाता है। अगर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो हमको ये पता चल जाना चाहिए कि एनिमल क्या है, इन्फेक्टेड हो गई है या फिर उसका तबीयत खराब है, ये मान लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक ऐसी डिजीज़ है जैसे कि मिल्क फीवर। मिल्क फीवर में क्या होता है, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो कितना हो जाता है, 95 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। वो अपन देखेंगे क्या क्या होता है मिल्क फीवर। ठीक है, तो इसमें बस आपको ये याद रखना है सबसे पहले पॉइंट में कि उसका जो शरीर का तापमान है, ठीक है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, सामान्य जो नॉर्मल टेम्परेचर जो रहता है बॉडी का, उससे क्या हो जाता है, थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमको ये पता चल जाता है कि उस पशु क्या है, इन्फेक्टेड हो चुकी है या फिर बीमार पड़ चुकी है। उसके बाद सेकंड है, श्वसन दर बढ़ जाती है। ठीक है, उसका जो श्वसन दर है, रेस्पिरेटरी रेट है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और पशु जो होती है वो जुगाली करना, रिमस्टिकेशन करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। थर्ड पॉइंट, पशु के कान, आँख, सिर के नीचे, मतलब ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है, कान ठंडे पड़ जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है, आंख से मवाद निकलने लग जाता है, ठीक है, सिर उसका नीचे झुक जाता है। मतलब सीधा सीधा बोले तो एनिमल जो होती है वो वीक हो जाती है, सीधी बात, कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद आँखें धसी हुई, थूथन सूखा हुआ, गोबर के साथ म्यूकस या फिर कभी कभी रक्त का भी निकलना हो जाता है, और गोबर काफ़ी ज़्यादा बदबूदार हो जाती है। तो ये नॉर्मल सा पॉइंट्स है, आपको याद करते चलना है। मूत्र अधिक पीला हो जाता है, ये तो इंसानों में भी होता है जब उसका तबीयत ख़राब होता है, जब उसको बीमार हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जो यूरिन का जो कलर रहता है वो कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा येलो हो जाता है। ठीक है, अब वो किसके कारण होता है, क्या होता है, वो अपने को नहीं देखना है। ठीक है, बिलिरुबिन पिगमेंट जो रहता है उसके कारण हो जाता है। उसके बाद पशुओं का खाना पीना कम हो जाता है। जाहिर सी बात है, हम लोग भी क्या करते हैं, जब हमारा तबीयत ख़राब होता है तो कोई भी टेस्ट नहीं आता किसी भी चीज़ को हम खाते हैं, तो हम क्या करते हैं, खाना पीना कम कर देते हैं। और ये सबसे बैड हैबिट रहता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हो सबसे ख़राब चीज़ है। जब भी ये बीमार पड़ते हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो इंसान हो, उसको खाना पीना कम नहीं करना चाहिए बल्कि और इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि खाने पीने से तबीयत ठीक हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, अब हम खाने पीने में ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और बाकी दवाई अपना ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, तो निपट जाएंगे वैसे में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि
उसके साथ साथ दवाई के साथ साथ आपको खाना पीना भी अच्छे से करना है, साथ साथ ट्रीटमेंट भी लेते चलना है, तभी आप अच्छे से ठीक हो पाएंगे, जल्दी ठीक हो पाएंगे। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना। सबसे पहला पॉइंट बताया मैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सेकंड, ब्रीथिंग मतलब उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाता है। थर्ड, उसका जो भी बॉडी है वो पूरा वीक पड़ जाता है, जुगाली करना बंद कर देता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पशु जुगाली करना कब बंद कर देता है? तो याद रखिएगा, जब वो बीमार होती है। फोर्थ पॉइंट या फिर फोर्थ पॉइंट, आंखें धसी हुई, थूथन, सूखा हुआ गोबर से बदबूदार म्यूकस निकलता है, रक्त भी निकल जाता है कभी कभी, ये याद रखिएगा। मूत्र का रंग पीला हो जाता है, पशुओं का खाना पीना कम हो जाता है, और जो झुंड में रहती है एनिमल वो झुंड से अलग हो जाती है, अकेला रहना पसंद करती है, मतलब पसंद नहीं, अकेला रहती है क्योंकि उसको अच्छा फील नहीं होते रहता। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। अब कौन कौन सा इसका वर्गीकरण किया गया है, उसके इन्फेक्शियस पैथोजन के अकॉर्डिंग बोल सकते हो। ठीक है, एक होता है जन्मजात रोग, जिसको अपन कंटाजिनस या फिर कंटाजिनाइटल डिजीज़ बोलते हैं, जन्मजात रोग। ठीक है, गर्भावस्था में ही बछड़ों को यह बीमारी मादा के द्वारा लग जाती है। ठीक है, अर्थात मादा पशु के जनन अंगों में बीमारी के जीवाणु प्रवेश करके इन बीमारियों को जन्म देती है, जैसे कि टीबी। याद रखिएगा, टीबी क्या है? एक कंजेनाइटल डिजीज़। ठीक है, जन्मजात रोग है। उसके बाद आपको याद रखना है हेरिडिटरी डिजीज़, वंशागत रोग। अब यह रोग क्या होता है? माता पिता के जीन में, ठीक है, जीन से क्या होता है, उसका ट्रांसफ़र होते चलता है पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, तो उसको अपन बोल दिया जाता है जन्मजात रोग, हेरिडिटरी डिजीज़। क्वेश्चन पूछा गया है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम्पल भी दे देता है, तो आपको याद रखना है। इसमें आएगा मिर्गी, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी जिसको बोलते हैं, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया आप याद रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए, बेस्ड ऑन डिजीज पीरियड एंड अटैक एपिडर्मिक। ठीक है, मतलब किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं? उसके बोल सकते हो कि पीरियड, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, और उसके जो भी पैथोजन अटैक कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो देखो, सबसे पहला है क्रोनिक डिजीज़ या फिर सब एक्यूट डिजीज़ बोला जाता है, चिरकालिक रोग, जो लंबे समय के बाद। चिरकालिक रोग किसको बोलते हैं? जब कोई भी डिजीज़ हो जाता है, जैसे कि पर्टिकुलर अपन बात करें टीबी की, ट्यूबरकुलोसिस की, तो क्या होता है, वो हो जाए रहता है, लेकिन उसका जो लक्षण है, उसका जो सिम्टम्स, वो धीरे धीरे बहुत लंबे समय तक अपने को देखने को मिलता है। तो उसी को अपन बोल देखते हैं क्रोनिक डिजीज़ या फिर चिरकालीन रोग। ठीक है, जिसके लक्षण धीरे धीरे प्रकट होते हैं। यह बीमारी पशुओं को लंबे समय तक रहती है, जैसे कि टीबी हो गया, सूखा रोग जिसको बोलते हैं, एफएमडी भी वैसी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, मेनली आपको याद रखना है टीबी, क्षय रोग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया ना आप लोग को? जन्मजात रोग किसे बोलते हैं, वंशागति रोग किसे बोलते हैं? ठीक है, जन्मजात रोग मतलब वो किससे हो रही है? मादा से फैल रही है। ठीक है, मादा पशु के द्वारा क्या हो रही है? फैल रही है, जैसे कि टीबी। अगर वंशागत बोल रहे तो माता पिता दोनों के कारण हो रही है, और ये जनरेशन टू जनरेशन होते चलते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन बात करो, वैसे बोलना नहीं चाहिए, सॉरी नहीं बोलूँगा, चलो छोड़ो, बोल देता हूँ जल्दी समझ में आएगा। साहू लोग जो रहते हैं, ठीक है, जितने भी साहू होंगे स्टूडेंट तो बुरा मत मानना, लेकिन ये जनरली देखा गया है, साहू लोगों में सिकल सेल एनीमिया होता है, वो जनरेशन टू जनरेशन फैलते हुए आ रहा है। मेरे बहुत सारे साहू फ्रेंड हैं जो साहू कैटेगरी में आते हैं, उन लोग को ये मतलब बीमारी है सिकल सेल एनीमिया की। ठीक है, वो जनरेशन टू जनरेशन फैलते आ रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? हेरिडिटरी डिजीज़ बोलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे बताया हूँ, कोई बुरा मत मानना। ठीक है, अगर कोई साहू होगा तो जनरली ज़रूरी नहीं है कि हर साहू को हो, लेकिन अधिकतर साहुओं में देखा गया, मेरे जितने भी फ्रेंड सब में मेरे को देखने को मिला है। उसका देखो एक्यूट डिजीज़, इस रोगी या फिर इसमें रोगी पशु समय के लिए, मतलब कुछ समय के लिए बीमार के लक्षण प्रकट करता है तथा पशुओं की चिकित्सा के लिए समय कम मिलता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहता है, ये सब बोल सकते हैं। जैसे कि अपन को देखें तो हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया जिसको गलघोटू बोला जाता है, एंथ्रेक्स है, लंगड़ी रोग है, रिंडर पेस्ट है, ये सारी चीज़ें क्या आएंगी? तो एक्यूट डिजीज़ के कैटेगरी में आती है। प्री एक्यूट में आपको याद रखना है, इस रोग की तीव्रता बहुत ज़्यादा अधिक होता है तथा पशु बीमारी के समय लक्षण प्रकट नहीं कर पाता तथा ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है। तो आपको याद रखना है एंथ्रेक्स, मैं यहाँ पे बोल दिया था, यहाँ पे याद रखिएगा एंथ्रेक्स को।
मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, जो अपना लक्षण प्रकट ही नहीं करती और जो एनिमल है वो निपट जाती है। तो आपको याद रखना है प्रीअक्यूट, अति तीव्र रोग बोलते हैं इसको। उसके बाद है नेक्स्ट है बेस्ड ऑन इन्फेक्शन। बेस्ड ऑन इन्फेक्शन में देखो जैसे कि स्पेसिफिक, बेस्ड ऑन इन्फेक्शन में सबसे पहले देखते हैं स्पेसिफिक डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। स्पेसिफिक डिजीज़ में सबसे पहला देखेंगे अपन इन्फेक्शियस। स्पेसिफिक डिजीज़ किसको बोलेंगे? इस प्रकार के रोगों के कारक निश्चित होते हैं, मतलब जो भी रोग होंगे, जो भी डिजीज़ होंगे, उसका जो पैथोजन रहेगा वो पर्टिकुलर एक ही पैथोजन के थ्रू होता है। तो आपको याद रखना है कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला देखते हैं अपन इन्फेक्शियस डिजीज़, संक्रामक रोग जिसको बोलते हैं। वह रोग जो किसी सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु या फिर कवक या फिर प्रोटोजोआ उसके थ्रू क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इन्फेक्शियस डिजीज़। जैसे एग्जांपल में एफएमडी, रिंडरपेस्ट, ब्लैक वाटर, एंथ्रेक्स, जितने भी मास्टाइटिस जितने भी आते हैं सब आ जाएंगे, क्योंकि उसका पर्टिकुलर एक पैथोजन है जिसके कारण वो फैल रही है। या फिर बोल सकते हैं पर्टिकुलर एक सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, विषाणु या बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगस, उसके थ्रू क्या हो रहा है? वो स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है। तो आपको याद रखना है इन्फेक्शियस डिजीज़ किसको बोलते हैं। मोस्ट कौन आते हैं? बैक्टीरियल डिजीज़ आते हैं मोस्टली। उसके बाद है नेक्स्ट है कंटाजिनस डिजीज़, ठीक है। कंटाजिनस डिजीज़ मतलब छूत के रोग जिसको बोला जाता है। वह रोग जो स्वस्थ पशु को बीमार पशु के सीधे संपर्क में आने से ही फैल जाता है। लेकिन इन्फेक्शियस डिजीज़ पर्टिकुलर एक ही बैक्टीरिया या फिर बोल सकते हो कि जो पैथोजेंस होते हैं उसके थ्रू होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? कंटाजिनस में एक दूसरे एनिमल जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तब वो डिजीज़ फैल जाता है, वो बोला जा रहा है। तो आपको याद रखना है कौन कौन से हैं। अधिकतर तक बैक्टीरियल भी आते हैं, वायरस भी आते हैं। अगर पर्टिकुलर बोला जाए तो वायरस सबसे ज़्यादा फैलता है इस टाइप से। तो आपको याद रखना है एंथ्रेक्स है, गलघोटू है, थनेला है, इसमें और भी लिख लीजिएगा, एफएमडी है, ठीक है, रिंडरपेस्ट है, ये सारी चीज़ें आएंगे कंटाजिनस डिजीज़ में। उसके बाद नॉन स्पेसिफिक डिजीज़, ठीक है। अभी तक अपन क्या देख रहे हैं? स्पेसिफिक डिजीज़ देख रहे थे। अब उसके बाद है नॉन स्पेसिफिक डिजीज़। इस वर्ग में वह रोग आते हैं जिसका कोई निश्चित कारक नहीं होता, ठीक है। जैसे कि वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो किसी भी के थ्रू हो सकता है। जैसे कि अफरा हो गया। अफरा क्या है? गैस बन जाता है पेट में। कुपच, कुपच क्या है? जब अच्छे से पाचन क्रिया नहीं हो पाती। तो ये सारे डिजीज़ क्या है? नॉन स्पेसिफिक या फिर बोल सकते हो अविशिष्ट रोग होते हैं, ठीक है। अफरा रोग या फिर कुपच हो गया, ठीक है, लूज मोशन, ये सारी चीज़ें हो सकते हैं। उसके बाद विशिष्ट स्पेशल क्लासिफिकेशन में देखो डिजीज़ ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। तो अफरा हो गया, अतिसार हो गया, जेठरशोथ हो गया। जेठरशोथ मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड को जो ग्लैंड वो हो जाता है, पथरी बन जाता है, उसको बोलते हैं गैस बनना। रूमेन का फूलना, रूमेन का फूलता है जब वहाँ पे खाना रुक जाता है, प्लास्टिक खा लेता है तो उसका फैल जाता है, वो हो जाता है। तो ये क्या है? डिजीज़ ऑफ स्टमक, स्टमक से रिलेटेड या फिर पाचन क्रिया से संबंधित रोग हैं। उसके बाद मेटरनली डिजीज़, प्रसूति रोग। प्रसूति रोग में लकवा है, दुग्ध ज्वर है, गर्भाशय शोथ है, संक्रामक गर्भपात है, ब्रूसेलोसिस जिसको बोला जाता है, प्लेसेंटा का ना गिरना, ये सारे चीज़ें क्या है बोल सकते हो आप प्रसूति के समय, मतलब डिलीवरी के टाइम जितने भी उसमें देखे जाते हैं डिजीज़, वो सारे चीज़ आते हैं। उसके बाद स्किन डिजीज़ है। स्किन डिजीज़ में क्या क्या आ जाएंगे? तो जो दाद है, खुजली है, ये सारे चीज़ें आते हैं, ठीक है। उनमें भी होता है भाई, ऐसा नहीं है कि हाँ इंसानों में ही होता है। तो आपको याद रखना है जब इंसान इतना साफ़ सुथरा होने के बावजूद भी उसमें खास खुजली हो जा रहा है तो जानवर तो उतने साफ़ सुथरा रहते नहीं हैं, है ना। तो उनमें भी होता है। तो आपको याद रखना है ये सब कैटेगरीज जितने भी हैं सबको याद रखते चलना है कि कौन कौन से एग्जाम्पल उसमें आते हैं। तो सारे डिजीज़ के एग्जाम्पल में बताते गया, उसके डेफिनेशन बताते गया, क्या क्या चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें बताते गया। अब देखो नवजात बछड़ों के रोग, डिजीज़ ऑफ न्यू काफ, ठीक है। तो जैसे सफ़ेद दस्त हो गया, ठीक है, नाभि रोग हो गया, रिकेट्स हो गया विटामिन की कमी से, डिप्थीरिया हो गया। तो ये सारे चीज़ें आते हैं जो जनरली न्यू बोर्न काफ मतलब जो बछड़े होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, उसमें जनरली देखा जाता है। इसके बारे में अपन आगे देखेंगे डिटेल, बस आप याद करते चलिए कि कौन कौन से होते हैं। जीवाणु से होने वाले रोग जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ अपन देखें तो गलघोटू है, एंथ्रेक्स है, लंगड़ी रोग है, थनेला है, ब्रूसेलोसिस है, निमोनिया है, टीबी है, बहुत सारे रोग हैं, ठीक है। गलघोटू हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, एंथ्रेक्स को एंथ्रेक्स बोला जाता है, लंगड़ी रोग ब्लैक वाटर को बोला जाता है, थनेला रोग मास्टाइटिस डिजीज़ को बोला जाता है, ब्रूसेलोसिस को तो ब्रूसेलोसिस ही बोला जाता है, ब्रूसेलेसिस लिखा है वहाँ पे लो होगा, ठीक है, ब्रूसेलोसिस
निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोला जाता है। तो आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया से क्या क्या डिजीज़ें होती हैं। उसके बाद वायरल डिजीज़, वायरल डिजीज़ में क्या क्या है, खुरपका, मुँह पका, FMD जिसको बोला जाता है, फुट एंड माउथ डिजीज़, पोकना पोकनी, पोकना पोकनी को क्या बोला जाता है, रिंडरपेस्ट बोला जाता है या फिर पशु प्लेग भी बोला जाता है, आपको याद रखना है। चेचक, चेचक किसको बोलते हैं, तो काउपॉक्स को बोला जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद परजीवी के द्वारा होने वाला रोग, पैरासाइटिक डिजीज़ कौन कौन से हैं, तो लाल पेशाब, लाल पेशाब कौन से डिजीज़ के कारण होता है, पैरोप्लाज्मोसिस। खूनी दस्त, खूनी दस्त किसके कारण होता है, तो कॉक्सिडियोसिस। ये दोनों चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी को खूनी दस्त को ही टिक फीवर भी बोला जाता है, ठीक है। कॉक्सिडियोसिस को क्या बोला जाता है, टिक फीवर भी बोला जाता है, ठीक है, चिड़ी ज्वर जिसको बोलते हैं। उसके बाद है रोगग्रस्त भागों में परिवर्तन अनुसार, मतलब परिवर्तन क्या क्या होता है, ठीक है, मतलब उसके अकॉर्डिंग। तो देखो फंक्शनल या फिर क्रियागत रोग या फिर स्थानिक बीमारी या फिर स्ट्रक्चरल, फंक्शनल या फिर स्ट्रक्चरल, ठीक है, क्रियागत और ये संरचनात्मक। मूर्छा रोग, एपिलेप्सी, जो किसी अंग की रचना पर प्रभाव न डालकर उसके कार्य पर प्रभाव डालता है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा रोग जो उसके कार्य पर को प्रभाव करता है, ठीक है। अगर कोई भी कार्य वो कर रही है, जैसे कि अगर बोलो नॉर्मल उसका डेली लाइफ में जो भी वो कर रही है, अगर उसमें कुछ रुकावट आ रही है तो उस प्रकार के रोग को अपन बोलते हैं फंक्शनल रोग। और जब उसके स्ट्रक्चर पे वो करेगा, मतलब स्ट्रक्चर पे सीधा सीधा अटैक करेगा, जैसे कि लंगड़ी रोग, लंगड़ी रोग में क्या होता है, उसका पैर फूल जाता है, तो स्ट्रक्चर पे अटैक कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर मतलब चेंज कर दे रहा है। जैसे गलघोटू, गलघोटू में क्या होता है, गला फूल जाता है, उसमें भी ये है, ठीक है। तो इस प्रकार का रोग है, ये कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है, आपको छोटा छोटा चीज़ है वो याद करते चलना है। डेफिनेशन बेस आता है, क्वेश्चन आएगा तो, नहीं तो नहीं आता। चलिए देखते हैं आगे अपन। अब देखो इसमें स्थानिक महामारी, इंजोटिक, इपिजोटिक, पेंजोटिक, एक्सोटिक, स्पोरेडिक, इंडिजिनस, ठीक है। इंजोटिक किसको बोलते हैं, वे रोग जो कुछ मुख्य जातों में ही प्रकोप करते हैं, स्थानिक महामारी बोले या फिर स्थानिक बीमारी बोलते हैं। जैसे गौवंशी पशु, तो गौवंशी पशु में सबसे ज़्यादा वो अटैक करेगा, ऐसा नहीं है कि बफेलो में नहीं करेगा, वो करेगा लेकिन वो कैटल्स पे ज़्यादा अटैक करेगा, तो इस प्रकार को बोलते हैं इंजोटिक, ठीक है। उसके बाद इपिजोटिक, इपिजोटिक किसको बोलते हैं, तो ऐसे रोग एक बड़े क्षेत्र में एक साथ बहुत से पशुओं में फैलकर एक जैसे लक्षण पैदा करते हैं। जैसे कि अभी अगर बात करें तो कोविड-19 है ना, जितने भी कोरोना वायरस वाला चल रहा है अभी, वो कौन से प्रकार के हैं, तो एपिजोटिक ही है वो, ठीक है, जो बहुत ही बड़े क्षेत्र में बहुत ही कम समय में फैल जाते हैं और एक जैसा लक्षण पैदा करते हैं, तो एक जैसे लक्षण ही हो रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद है पेंजोटिक, पेंजोटिक वे हैं जो एक देश या फिर राष्ट्र बहुत सी पशु जातियों में एक साथ प्रकोप करते हैं। तो मतलब ऐसे डिजीज़ जो इंसानों के साथ साथ पशुओं को भी एक साथ इन्फेक्शन पहुंचाते हैं बहुत ज़्यादा एरिया में, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर ये नहीं रहेगा कि वो इंसानों को ही फैला रहा है, वो जानवरों को ही फैला रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो एक साथ सबको फैलाएगा। तो आपको याद रखना है, जितना भी जॉम्बिस वाला मूवी देखते हो ना, वो सब पेंजोटिक में आएगा, ठीक है, एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। उसके बाद एक्सोटिक, एक्सोटिक मतलब विदेश से जो आया हुआ इन्फेक्शन या फिर बोल सकते हो पैथोजन है, उसके थ्रू क्या होता है, डिजीज़ फैलता है। तो उसके लिए अपन क्या विशेष रूप से एक प्रिवेंशन करते हैं, तो क्वारंटाइन, ठीक है, क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाता है, क्वारंटाइन सेंटर है ना, क्वारंटाइन सेंटर जो बनाया जाता है उसमें क्या करते हैं कि जितने भी एनिमल्स रहते हैं, जितने भी प्रोडक्ट आते हैं विदेश से, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको अपन क्वारंटाइन सेंटर में चेक किया जाता है कि उसमें बाहर से कुछ पैथोजन या फिर उसके साथ कुछ बैक्टीरिया या फिर कोई भी सूक्ष्म जीव तो इंटर नहीं कर रहा है हमारे देश में, तो क्वारंटाइन सेंटर के थ्रू क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है स्पोरेडिक, स्पोरेडिक मतलब पागलपन जैसे रोग को जो यत्र तत्र कभी भी देखते हैं उसको बोलेंगे अपन स्पोरेडिक, ठीक है, तो याद रखिएगा। इंडिजिनस, इंडिजिनस जो हमारे देश में क्या होता है, फैलता है, जैसे जन्मजात रोग हो गया, देशी रोग हो गया, ठीक है, ये सारे रोग हैं जो अपने ही देश में अंदर ही मतलब फैलते रहता है, तो उसको अपन बोल देंगे इंडिजिनस, ठीक है। मैं बता रहा हूँ पहले ही, आपके डेफिनेशन बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं। चलिए
अब देखिए मैं एक टेबल तैयार किया हूँ जिसमें पर्टिकुलर यहाँ पे बता दिया गया है कौन कौन सा बीमारी है जो जीवाणु के द्वारा हो रहा है, विषाणु के द्वारा हो रहा है, मतलब वायरस के द्वारा हो रहा है, परजीवी के द्वारा हो रहा है, और कौन से विटामिन मिनरल्स की कमी, विटामिन की कमी के कारण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें देखेंगे अपन सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट है एंथ्रेक्स। मैं जितना गोला मार रहा हूँ आपको याद रखना है। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स किससे होता है, तो ये क्या है, इसका मेन कारण क्या है, इन्फेक्शन किससे हो रहा है, तो बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है, मेनली उसका पैथोजन देखिए तो क्या है, तो आपको याद रखना है बैसिलस एंथ्रेसिस, याद करते चलना है भैया भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है गलघोटू जिसको बोलते हैं हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया। लिखते चलिए, मैं इंग्लिश में लिखते चल रहा हूँ यहाँ पे, एंथ्रेक्स। नेक्स्ट है हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया। ठीक है, HS भी बोलते हैं इसको। हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया किससे हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है। अब इसमें आपको याद रखना है, देखो पास्चुरेला बोविसेप्टिका काऊ के लिए है। ठीक है, अगर हम पर्टिकुलर काऊ की बात करें तो कौन सा बैक्टीरिया हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया करता है, इन्फेक्शन पहुंचाता है, तो पास्चुरेला बोविसेप्टिका। अगर वहीं पे भैंस की बात करें तो पास्चुरेला बुबेलिसेप्टिका। बुबेलस उसका साइंटिफिक नेम है, और बोविस किसका है, तो आपको याद रखना है गाय का है। ठीक है, फैमिली का नाम है। तो बोविसेप्टिका गाय का है, बुबेलिसेप्टिका किसका है, भैंस का है, ये याद रखना। और एक होता है पास्चुरेला मल्टोसिडा भी बोलते हैं। अगर वो नहीं रहेगा दोनों ऑप्शन तो पास्चुरेला मल्टोसिडा में याद रखिएगा। उसके बाद है ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ब्लैक वाटर। ठीक है, ब्लैक वाटर। ठीक है, ये भी किससे हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है। और ये किससे होता है, क्लास्ट्रीडियम शोवियाई। ठीक है, क्लास्ट्रीडियम शोवियाई, गाय भैंस दोनों में एक ही रहता है। ठीक है, क्लास्ट्रीडियम कभी कभी चोबियाई दे देता है तो वो भी याद रखिएगा, शोवियाई दे देता है वो भी याद रखिएगा, कभी कभी सोबियाई दे देता है या फिर सोबियाई बोल देते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा। भेड़ बकरी में पूछे तो क्लास्ट्रीडियम सेप्टिका। ठीक है, जनरली तो नहीं पूछा गया, क्लास्ट्रीडियम सोबियाई ही पूछा गया है, तो आपको वही याद रखना है ब्लैक वाटर का। उसके बाद है मेस्टाइटिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूँगा इसको, मेस्टाइटिस। ठीक है, ये आपको याद रखना है मेस्टाइटिस का। मेस्टाइटिस में आपको याद रखना है ये भी बैक्टीरिया के कारण, अभी जितना भी देखेंगे आप सब बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण हो रहा है, स्टेफिलोकोकाई। पूछा गया क्वेश्चन है कि मेस्टाइटिस रोग या फिर थनैला रोग किसके कारण होता है, तो आपको याद रखना है स्टेफिलोकोकाई के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद क्षय रोग है, सूखा रोग है, और ये संक्रामक गर्भपात। तो ये दोनों को स्किप करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जितना मैं गोला मारा हूँ ना उतना को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। संक्रामक गर्भपात मतलब ब्रूसेलोसिस, ब्रूसेलोसिस। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये भी बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, तो याद रखिएगा ब्रूसेला एवार्टस। बाकी जितने भी रोग हैं, ठीक है, चाहे वो टीबी हो, चाहे सूखा रोग हो, या फिर इसी को जॉनसन डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, टीबी किसके कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, और जॉनसन डिजीज किसके कारण होता है, तो जोहानस बैसिलस के कारण होता है। तो बस इसका आप पैथोजन याद रखिए, काफ़ी है। बाकी जितना मैं गोला लगाया हूँ उसको पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज में इतने सारे हैं तो आपको याद रखना है। मेनली अगर काऊ में देखें तो बैक्टीरियल डिजीज से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, अगर पोल्ट्री में देखें तो वायरल डिजीज से आते हैं, तो आपको मेनली फोकस करना है। उसके बाद देखते हैं वायरल डिजीज। वायरल डिजीज में आपको याद रखना सबसे पहला है खुरपका मुंहपका, जिसको FMD या फिर फूट एंड माउथ डिजीज़ बोला जाता है। ठीक है, फुट एंड माउथ डिजीज़ बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा, वायरस से होता है। किसके कारण होता है, तो वायरस A, वायरस O, वायरस C। ठीक है, AOC वायरस, अलग अलग वायरस है। ठीक है, ऐसा नहीं है बट एक ही वायरस नहीं है, O अलग है, A अलग है, C अलग है। उसके बाद SAT1, SAT2, SAT3। फिर उसके बाद आपको याद रखना है एक है एशिया 1 वायरस का नाम है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतने वायरस से क्या होता है, खुरपका मुंहपका बीमारी होती है। उसके बाद पशु प्लेग। पशु प्लेग जो होती है वो किसके कारण होती है, तो वायरस के कारण होती है। कौन से वायरस के कारण, तो निकोली वायरस। याद रखिएगा, निकोली वायरस के कारण क्या होती है, तो पशु प्लेग। इसी को क्या बोलते हैं, रिंडर पेस्ट बोला जाता है, या फिर पशु प्लेग बोला जाता है, या फिर पोकनी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे इसके नाम हैं, नाम भी याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गौसीतला उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि अल्ट्रा वायरस के थ्रू होता है, इसका
आपको वैक्सीन याद रखना है बस। तो यहाँ तक हो गया बैक्टीरियल डिजीज़ और वायरल डिजीज़। अब इसके बाद अपन देखते हैं जो पैरासाइटिक डिजीज़ होता है, परजीवी के कारण जो होती है। सबसे पहले देखते हैं कॉक्सीडियोसिस, जिसको बोला जाता है खूनी दस्त, और एक होता है पायरोप्लाज्मोसिस, पाइटो लिखा है यहाँ पे, पायरो होगा, ठीक है। पायरोप्लाज्मोसिस किसके कारण होता है, तो को याद रखना है, ये भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। परजीवी लिखा है यहाँ पे, लिख लेना प्रोटोजोआ। परजीवी कई भी प्रकार के होते हैं, लेकिन ये मेनली किससे होता है, प्रोटोजोआ के थ्रू होता है। प्रोटोजोआ दोनों, ठीक है, दोनों प्रोटोजोआ के थ्रू होता है। तो दोनों में आप लोग लिख लेना प्रोटोजोआ, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोटोजोआ से होता है, तो कॉक्सीडियोसिस होता है, इमेरिया जिर्नाए, और जो क्या है पायरोप्लाज्मोसिस जो होता है वो बेबिसियस वाइजेमिना, ठीक है, बेबिसियस वाइजेमिना के थ्रू होता है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है, इसके लक्षण पूछे जाते हैं, इसके जो अन्य नाम है उसको पूछा जाता है, किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, और कौन से प्रोटोजोआ से होता है वो याद रखना है, ठीक है। तो ये दोनों आपको इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद होता है एक मिल्क फीवर, अफरा रोग। यहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं, तो आपको याद रखते चलना है। अब किसके कारण मिल्क फीवर होता है, किसके कारण अफरा डिजीज़ होता है, इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको नोट करा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कौन कौन से डिजीज़ आता है, ठीक है। तो इतना अपने को पढ़ना है, तो अपन एक एक करके पढ़ते चलते हैं और आगे देखते हैं कि कौन कौन से डिजीज़ में क्या क्या लक्षण दिखते हैं और उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ किए जाते हैं और उसके वैक्सीनेशन कौन कौन से हैं, और कौन से डिजीज़ में वैक्सीन अभी तक नहीं खोजा गया है, और कौन सा ऐसा डिजीज़ है जो पूरा फ्री हो गया कंट्री। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो मैं हर क्वेश्चन को भी बताते चलूँगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और क्या क्या चीज़ें आपको मेनली याद रखना है, वो सारे चीज़ें भी आपको बताते चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से याद रखेगा। टेबल तो आप लोग याद कर ही लीजिएगा, जिसको ये टेबल याद हो जाएगा वो पूरा डिजीज़ का क्वेश्चन आएगा बना देगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो यहीं से भी पूछ देगा। अब देखते हैं रोकथाम में या फिर उसके मेथड कौन कौन से होते हैं। अपन देख लिए डिजीज़ क्या क्या होता है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। आइसोलेशन जैसे कि अभी जो कोरोना महामारी चल रहा था उसमें क्या हो रहा था, जो भी बाहर से आ रहा था तो उसको आइसोलेशन रूम में डाल दिया जा रहा था, अलग से उसको पर्टिकुलर एक ही बंदे के लिए एक रूम बना दिया जा रहा था और वहाँ पर उसको क्या कर देते थे, रख दिया जाता था, उसी को आइसोलेशन बोला जाता है। तो जितने भी संक्रमण बीमारियों के रोकथाम के लिए एक प्रभावकारी उपाय है, इससे रोग का संदेह होती है, मतलब जैसे ही हमको पता चलता है कि इस बंदे को या फिर इस काऊ को, ठीक है, मैं सॉरी बंदा बोल दिया था, इस एनिमल को कोई भी डिजीज़ है या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको क्या करेंगे, पर्टिकुलर अलग से उसको रख देंगे, उसका खाना पीना रहना सहना सब चीज़ अलग कर देंगे, उसको बोल दिया जाता है आइसोलेशन, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा मेथड माना जाता है अगर हमको डिजीज़ को नहीं फैलाना है तो। उसके बाद है क्वारंटाइन, जो मैं बात कर रहा था ना क्वारंटाइन की, तो प्रायः पशु मेले अन्य जगह से खरीदे गए पशुओं या फिर दूसरे देश से आए हुए जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसको क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर क्वारंटाइन सेंटर बना दिया जाता है। वहाँ पे क्या करते हैं, उसका चेकिंग होता है कि कोई दूसरा चीज़ तो आ नहीं रहा है उसके साथ में, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना। उसके बाद पशु को दफनाना। देखो पशु को दफनाना मतलब जैसे कि अगर कोई वायरल डिजीज़ है या फिर बोल सकते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ है। बैक्टीरियल डिजीज़ में मेनली अपन देखें तो एंथ्रेक्स है, ठीक है, क्योंकि एंथ्रेक्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत जल्दी वो फैलता भी है। जैसे कि रिंडर पेस्ट में भी बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है, वो बहुत ज़्यादा फैलता है। तो आपको याद रखना है जितने भी पशु रहता है उसको दफनाना, गड्ढा बनाकर दफनाते तो है ही, लेकिन दफनाना ज़्यादा नहीं करना, मतलब दफनाना नहीं चाहिए, उसको सीधा जला देना चाहिए। तो दफनाना भी एक टाइप से ठीक ठाक है मेथड, लेकिन उसको जला देना ज़्यादा अच्छा है। तो यह पशु के शव को नष्ट करने की एक प्रचलित विधि है, मतलब बहुत पुरानी विधि है, पहले के लोग करते थे, ठीक है, जलाते नहीं थे। तो 0.5 से 2.0 मीटर गहरा गड्ढा खोद दिया जाता है और उसको क्या करते हैं, मिट्टी से दबा दिया जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पशु को दफनाना, लेकिन ये मेथड नहीं करना चाहिए हमको, याद रखिएगा, ठीक है, जला देना चाहिए। उसके बाद ट्रीटमेंट मेथड क्या क्या होते हैं, एंटीबायोटिक है, एंटीजन है, एंटीसीरम है और लास्ट में वैक्सीनेशन। एंटीबॉडी क्या होता है, पशु शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न यह एक ऐसी विशिष्ट पदार्थ जो शरीर में प्रवेश किए हुए जीवाणु या फिर जो भी माइक्रोब्स है, ठीक है, जो भी बैक्टीरिया है, ये सारी चीज़ को क्या करती है, वो मार देती है, ठीक है। जैसे कि अपना जो इम्यून सिस्टम रहता है, ठीक है,
तो ये याद रखिएगा, एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीजन, यह बीमारी पैदा करने वाला प्रोटीन प्रकृति का पदार्थ होता है। यह पशु शरीर में क्या करता है? प्रवेश करने पर रोग प्रतिकारक पैदा होता है और तथा यह विशिष्ट प्रतिकारकों के साथ क्रिया करके रोग के जीवाणु, रोज लिखा है, ठीक है, रोग के जीवाणु उपस्थित होने को प्रभावित करता है। ये रोग है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद है एंटीसीरम। एंटीसीरम क्या है? ठीक है, उसके बाद देखते हैं एंटीसीरम। एंटीसीरम क्या होता है? यह एक हल्का पीला द्रव होता है जिसमें रक्त कोशिकाएं प्रारंभिक अवस्था में पाई जाते हैं, ठीक है, और रक्त थक्का जमने पर यह कोशिकाओं से अलग हो जाती है, फलस्वरूप शरीर में प्रतिरक्षा पैदा करने का काम करता है। तो आपको याद रखना है एंटीबॉडी, एंटीसीरम एक ही है जो शरीर में प्रतिरक्षा पैदा करता है। एंटीजन इसके द्वारा क्या होता है? बीमारी फैलता है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट, ये है वैक्सीन। वैक्सीन में क्या है? तो आपको याद रखना है यह रोग पैदा करने वाले जीवित जीवाणु एवं वायरस का प्रालंबन, सस्पेंशन है तथा दुर्बल रूप में रहते हैं, ठीक है, दुर्बल रूप में मतलब इनएक्टिव रहते हैं, ठीक है। उसके बाद तथा यह पशु शरीर में पहुंचकर गंभीर रोग पैदा नहीं कर पाते, बल्कि हल्की फुल्की मात्रा में रोग के लक्षण प्रकट होते हैं जो इस बीमारी के लिए प्रतिरक्षा पैदा कर देते हैं और इस प्रकार पशु मुख्य बीमारी के प्रति रक्षित हो जाता है या फिर प्रतिरक्षा पैदा करने लग जाता है, ठीक है। मैं बताऊंगा, पहले समझिए। टीका सिर्फ स्वस्थ पशु को ही लगाई जाती है। अब देखिए, मैं एक एक करके बताते चल रहा हूँ। वैक्सीन क्या होता है? अब वैक्सीन के बारे में तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा ही होगा, क्योंकि अभी जो कोविड-19 वाला चल रहा है तो उसमें वैक्सीनेशन काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है, ठीक है। तो वैक्सीन होता क्या चीज़ है? वैक्सीन भी एक प्रकार का क्या है? जीवाणु है, या फिर बोल सकते हो वो भी एक प्रकार का वायरस ही है, ठीक है। उसको अपन बॉडी में क्या करते हैं? इंटर कराया जाता है। इंटर कराने के बाद वो हमारे एंटीबॉडी से क्या करता है? लड़ता है, ठीक है। लड़ने के साथ साथ वो क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म पे वहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है। अब वो जब वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, उसके बाद क्या होता है? जब धीरे धीरे वो क्या होता है? एडप्ट हो जाता है बॉडी में। तो सारे चीज़ होते तक कुछ लक्षण हमारे बॉडी में दिखता है। जैसे कि अभी हम जब कोविड-19 का वैक्सीन लगा रहे थे तो बहुत सारे लोग को बीमार हो रहे थे, ठीक है, मतलब बुखार आ जा रहा था, सर दर्द दे रहा था, पैर दर्द दे रहा था, हाथ पैर पूरा एकदम सुस्त हो जा रहा था। तो ये सारे लक्षण दिख रहे थे, तो वो नॉर्मल सा चीज़ है, वो दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। वैक्सीन जब भी लगाया जाएगा तो वो लक्षण दिखेगा ही। क्यों? क्योंकि हम अपने बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं? जो भी बैक्टीरिया या फिर सूक्ष्मजीव इंटर कर रहे हैं, ताकि वो फिर हमारे प्रतिरक्षा से क्या करे? हमारे बॉडी में फिर से नया एंटीबॉडी वो बना सके। तो वो सारे प्रोसेस के लिए कुछ ना कुछ तो बॉडी को इफेक्ट होगा, कुछ ना कुछ लक्षण प्रकट होगा। तो उसी को बोला जा रहा है कि जब वैक्सीनेशन किया जाता है तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ गंभीर बोल सकते हो कि कुछ लक्षण प्रकट होते हैं, और प्रकट होने के बाद धीरे धीरे वो जब शरीर में अडॉप्ट हो जाते हैं तो वो खुद के एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करते हैं। जब उस प्रकार के फिर से कोई डिजीज़ हमको आता है, अटैक करता है, तो वो डिजीज़ फिर नहीं हो पाता या फिर हमको वो इन्फेक्शन नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी क्या बन जाता है? हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन जाता है, ठीक है। तो वैक्सीन उसी तरह कार्य करता है। अब ये नोट पॉइंट मैं क्यों लिखवाया हूँ? तो आपको याद होगा अभी जब बहुत ज़्यादा कोविड-19 का चल रहा था, वैक्सीनेशन नहीं लगाना है, उससे मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, ऐसे करके बोल रहे थे। तो एक बात मैं क्लियर कर दूंगा कि जो कोविड-19 में वैक्सीन लगाया जा रहा था, ठीक है, मैं उसमें बात करता हूँ। जो वैक्सीन लगाया जा रहा था, तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिसको हम वैक्सीन लगा रहे हैं, ठीक है, जिसको हम वैक्सीन लगा रहे हैं वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। किसी प्रकार से डिजीज़ उसको नहीं होना चाहिए। मेनली अगर देखें तो अस्थमा नहीं होना चाहिए, उसको ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, मतलब ब्लड प्रेशर का बहुत सारा रहता है उन लोग को, है ना, बहुत सारे लोगों को रहता है ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, तो वो नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया है जो नहीं होना चाहिए किसमें, किसी भी जिसको हम वैक्सीन लगा रहे हैं। तो वो क्राइटेरिया हमको जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम वैक्सीनेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं नोट पॉइंट करके उसी को बता दिया हूँ कि टीका सिर्फ उन्हीं पशु को या फिर उन्हीं प्राणी को लगेगा जो स्वस्थ हो, ठीक है, उसको किसी प्रकार का डिजीज़ नहीं होना चाहिए। अगर उसको डिजीज़ है तो वो एंटीबॉडी जो रहेगा वो फिर गलत तरीके से काम करना स्टार्ट करता है और बॉडी को बहुत ज़्यादा लॉस कर देता है, और उसी के चक्कर में क्या हो जाता है? निपट जाते हैं। तो अभी जितने भी निपट रहे हैं या फिर बोल सकते हो वैक्सीन के कारण जो मर रहे हैं, ऐसे करके बोला जा रहा है, वो यही कारण है कि उसको कहीं ना कहीं किसी प्रकार का बीमारी उसको पहले से हुआ है, इसीलिए वो चीज़ वहाँ पे इफ़ेक्ट पहुँचा रही है। तो इसी के साथ अपन डिजीज़ वाला जो फर्स्ट पार्ट है वो अपन देख लिए कि क्या क्या चीज़ें अपने को ध्यान रखना है, उसका क्लासिफिकेशन देखें, फिर कौन कौन से डिजीज़ किस किस कैटेगरी में आते हैं वो सारी चीज़ें देखें, फिर अपन उसका टेबल देखें कि बैक्टीरियल डिजीज़ क्या क्या अपन को देखना है, वायरल डिजीज़ क्या है,
फिर प्रोटोजोआ से क्या क्या होता है और न्यूट्रिएंट की कमी से क्या क्या डिजीज़ होते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को अपन देख लिए। उसके बाद जो भी एंटीबॉडी, एंटीजन, एंटी सीरम और वैक्सीन, ये सारी चीज़ें अपन देख लिए। फिर अपन नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें अपन देखेंगे कि कौन कौन सा डिजीज़ है और उसमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके रोकथाम के लिए, उसके वैक्सीनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।